शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बहुत से हमारे एसोसिएट आजकल शायद हो सकता है कि कंफ्यूज चल रहे हों, या उसकी वजह से हो सकता है कि जहां रास्ते निकल सकते हैं वहां पर रास्तों को छोड़ करके वो दूसरे रास्ते पे जा सकते हैं। और अगर उस बात को कायदे से समझ लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से कोई तकलीफ़, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और ऐसे एसोसिएट जो निर्दोष हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, उनके साथ मैं भी खड़ा हूं और मैं उनके कस्टमर से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने एसोसिएट का साथ देंगे। और अगर कोई ऐसी ज़्यादा बात आगे बढ़ेगी तो उनकी लायबिलिटी की जिम्मेदारी भी मैं अपने सर पे ले लूँगा। मैं अपने सभी एसोसिएट से ये वादा करता हूँ कि किसी भी तरह से कन्फ्यूज़न में ना आए, परेशान ना हो। आजकल ये जो माहौल चला हुआ है कि कस्टमर का पैसा अगर आपने अपने अकाउंट में लिया है तो आपको या तो उसके लिए एक एफिडेविट कोर्ट में देना पड़ेगा, और अगर आप एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, कस्टमर को अनाप शनाप या उल्टे सीधे शब्दों से आप संबोधित कर रहे हैं, तो कस्टमर आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन डालेगा और वो भी कोर्ट में एफिडेविट देगा। ऐसा पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है कि हमारे बहुत से ऐसे सम्मानित एसोसिएट, जिनका नाम मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और जिनसे मेरी बातचीत भी हुई है, उन्होंने भी अपने कस्टमरों से और कंपनी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है। कस्टमर जब अपने एसोसिएट से बात करता है तो जब ये बात आ जाती है तो कि आपने कंपनी में पैसा मेरा नहीं जमा किया, लॉयल्टी पॉइंट से आपने रसीदें दी हैं, तो उसको समझने की जगह, समझाने की जगह लोग वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए बगैर जानकारी के, उनको सही जानकारी नहीं होती, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग अभी मैंने डाली है, एक बातचीत हमारे और कस्टमर के बीच की, जिसमें कस्टमर ने अपना पैसा एसोसिएट के अकाउंट में दिया। एसोसिएट निर्दोष है, ये मैं भी जान रहा हूँ और ये कस्टमर भी जान रहे हैं। एसोसिएट ने अपने सीनियर के कहने पर वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सीनियर ने आगे उसको किसको ट्रांसफ़र किया और किसी एक राघवेंद्र की चेक लगा करके इनकी रजिस्ट्री करा दी गई। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लीगल तौर से जब ये रजिस्ट्री हमारे पास आती है वेरीफाई होने के लिए और ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा, तो रजिस्ट्री में ये तो लिखा हुआ नहीं होगा ना किसी भी तरीके से पैसा किसी और ने लिया, उसका ट्रांजैक्शन क्या है। रजिस्ट्री में बाकायदा दिखाया गया तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए के आसपास चेक के द्वारा पेड। उसी के अकॉर्डिंग उस रजिस्ट्री की स्टैम्प ड्यूटी दी गई है। लेकिन यहाँ पर वो पैसा नहीं है, पैसा यहाँ पे नदारत है। स्टैम्प रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू दे दिया गया है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है वो वजूद में है ही नहीं, वो एक्चुअल नहीं है, वो वर्चुअल है। अब ये चेक जिन्होंने लगाई है, अकॉर्डिंग टू एसोसिएट, उनका ये कहना है कि मिस्टर राघवेंद्र ने कंपनी में पैसा दिया होगा तभी तो उनको चेक इशू हुई। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, उन्होंने कंपनी में पैसा दिया होगा और तभी उनको चेक हुई और वो चेक उन्होंने यहाँ लगा दी। लेकिन लीगल प्रोसेस से गुजर कर जब कंपनी बाहर आएगी और कंपनी के ऊपर जो लीगल लायबिलिटी बनेगी, मिस्टर राघवेंद्र ने अपनी चेक यहाँ लगा करके भले ही अपना पैसा पा लिया, लेकिन लीगली मिस्टर राघवेंद्र का पैसा कंपनी में खड़ा होगा और उस पैसे को विदाउट राघवेंद्र के कंसर्न, विदाउट कोई एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स, हम इस पैसे को इनके रजिस्ट्री में कंसीडर नहीं कर पाएंगे। और अगर मिस्टर राघवेंद्र ने अपना पैसा वापस मांग लिया कंपनी से तो लीगली हम बाउंड होंगे उस पैसे को वापस करने के लिए। अब ये बात एसोसिएट या मीडिएटर या सीनियर के समझ में नहीं आती है तो वो कंपनी पे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि कंपनी ने प्लान चलाया था, कंपनी ने चेकें क्यों दी, कंपनी ने उस समय काउंटर खोला हुआ था। आपकी इस बातों का, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर किसी एसोसिएट ने किसी कस्टमर से पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, उसने अपने पे आउट या अपने रिवॉर्ड से कंपनी के अंदर पैसा डिपॉजिट किया, वो पैसा कंपनी में अगर नहीं आया है, लीगली बनता ही नहीं, एसोसिएट को आ करके ये साबित करना पड़ेगा कि वो पे आउट जो उसने कमाया वो पे आउट था कि एडवांस था, या कंपनी की तरफ से कोई ऐसा उन्होंने स्कैम किया कि अपने लॉयल्टी पॉइंट को जनरेट किया, लॉयल्टी पॉइंट को बढ़ाया, 4 से 5 एसोसिएट से लोगों ने पे आउट इकट्ठा करके लॉयल्टी पॉइंट इकट्ठा कर लिया, तो ये चीज़ साबित करना एसोसिएट की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि बहुत से ऐसे एसोसिएट थे
छोटे छोटे, जो अपने पे आउट्स को अपने सीनियर को ट्रांसफर कर देते थे और सीनियर अपनी पॉकेट से उनको पैसे दे देते थे, ये भी होता था। और बाद में सीनियर उसी लॉयल्टी पॉइंट से प्लॉट की रजिस्ट्री करा देते या प्लॉट को बुक करा देते, ऐसा कुछ करा देते थे। इस कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तय कर पाना कि इस रजिस्ट्री के ट्रांजैक्शन में हम क्या क्या दिखा सकते हैं। और अब मामला क्योंकि लीगल में गया है, तो हर एक रजिस्ट्री, चाहे वो एजेंसी हो और चाहे कंपनी हो, उसके सर्विलांस पर आएगी ही आएगी। विदाउट पूरी तरह से चेकअप किए हुए, बगैर पूरी तरह से देखे हुए आपके ये कह देने से कि कंपनी ने चेक क्यों दिया था फिर, या कंपनी ने रसीद क्यों दी थी, इसको लीगल लैंग्वेज नहीं माना जा सकता है। आपको ये चीज़ साबित करना पड़ेगा कि कंपनी ने आपको चेक क्यों दी थी और कंपनी ने आपको रसीद क्यों दी थी, आपको साबित करना पड़ेगा। कंपनी के पास आज की तारीख में अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए पर्याप्त ज़मीनें भी हैं, पर्याप्त संसाधन भी है। एक बार ये संसाधन हम कस्टमर की लायबिलिटी उतार देने के बाद, न्याय प्रक्रियाओं से गुजर करके एक बार एनओसी पा लेने के बाद, कंपनी के पास पर्याप्त धन संपदा और प्रॉपर्टीज़, एडवांसेस इतने हैं कि हम अपनी कंपनी के हर उस लॉयल, ईमानदार, वफादार और जिम्मेदार एसोसिएट के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर उसकी कोई भी नादानी, उसकी कोई भी गलती से आज अगर उसके कस्टमर का पैसा हाशिए पर है, तो उस बात को हम सब इकट्ठा होकर के, आपस में बातचीत करके, आपस में तय करके, एक माहौल बना करके उस लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। मेरा कतई मकसद ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं, मेरा कतई ये मकसद नहीं कि मैं अपनी लायबिलिटी से हाथ झाड़ लूं, मेरा कतई मकसद नहीं कि मैं आपको छोड़ दूं। आप गलतियां कर रहे हैं, आप अपने एसोसिएट या अपने डाउनलाइन को या अपने कस्टमर को गालियां दे रहे हैं, आप गलतियां कर रहे हैं कि आप कंपनी को बुरा कह रहे हैं, आप गलतियां कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी न जाने कितनी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, जिन रिकॉर्डिंग में जब कस्टमर ने या जूनियर एसोसिएट ने सीनियर से बातें करी, तो एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट का बात करने का तरीका, लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। वो कंपनियों को गाली दे रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, कस्टमर को गाली दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि उन्होंने बिल्कुल इस समय दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठ चुके हैं। वो एक चिट्ठी, एक एप्लीकेशन, एक एफआईआर उनकी इस गर्मी को, उनके इस रुआब को, उनके इस ताव को ख़त्म कर देगी और ये चीज़ें फिर बाद में आपके हाथ से निकल जाएगी। मेरा अनुरोध आप सभी लोगों से है कि आप सिद्ध कर दें, साबित कर दें। सिद्ध और साबित कर देने के बाद आप निश्चिंत रहें, आपसे एफिडेविट लिया जाएगा कि हाँ, आपने ये पैसा कंपनी में इनके बिहाफ पे जमा किया था, उस पैसे की जिम्मेदारी कंपनी की इनकी तरफ बनती है या आप इसकी एनओसी देते हैं। इतनी सी बात तो मांगी जा रही है आपसे कि अगर आपने पैसा कंपनी में दिया, आप स्थापित कर दीजिए। उसमें दुनिया भर की बात करने की आवश्यकता। और अगर कहीं अनजाने से कोई गलतियां हो गई हैं या कोई ऐसा मिस्टेक आपसे हो गया है, तो उसके लिए कंपनी से बात करिए। कस्टमर, हम आप मिल करके रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन कस्टमर को अधूरी जानकारी दे करके आप बरगला रहे हैं और मेरी ट्रेनिंग का के लाइन भूल रहे हैं कि अधूरा डॉक्टर जान का दुश्मन होता है। तो आधी अधूरी जानकारियां लेकर के आप अपने कस्टमर को जो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें ना तो आपका हित है और ना कस्टमर का हित है। मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा कि आप सभी अपनी रसीदें चेक कर लें, अपनी सभी रजिस्ट्रियाँ चेक कर लें। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपने ना किया हो, अगर उसमें लिखा हुआ, तो एक बार उसको वेरीफाई ज़रूर करा लें। अगर आपका बैंक, आप बड़ौदा में आपका अकाउंट है और आपकी रसीद पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट दिखाया गया है, तो एक बार आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट दिया गया है, उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो चेक ऑनर हुई होगी और चेक किसी और के ऑनर हुई होगी, वो बंदा भी अपना क्लेम लेकर खड़ा होगा। दूसरी, या तो चेक डिसऑनर्ड हुई होगी और आपको पता भी नहीं होगा और आपकी लायबिलिटी यहाँ पे ज़ीरो हो चुकी होगी, और आपका पैसे की चेक किसी और को दे दी गई होगी और वो बंदा अपना क्लेम लेके खड़ा हो जाएगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे भागते रहेंगे और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा वाला क्लेम कोई और लेके निकल जाएगा। इसलिए अपनी रसीदों को खुद से चेक करें, इधर उधर बातों में परेशान ना हो। डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजें। अधिकतर मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, आपसे बातें कर सकूं। आज शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन मैं लगातार बैठूंगा आप सभी लोगों के सवालों को जवाब देने के लिए। और हफ्ते में 3 दिन मैंने पहले से बना रखा है कि आप प्रत्येक शनिवार, रविवार और सोमवार को आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। जिनसे बन पड़ेगा उनसे मैं बातें भी करूंगा, अन्यथा मैं व्हाट्सएप पे जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।